सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान बिस्वारी। और यार इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे अपना चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि 12th की केमिस्ट्री में आता है। तो यार ये वाला चैप्टर हर साल ही आता है और हर साल 4 नंबर का क्वेश्चन अपन का आता है। टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम्हें सारी चीजें याद है, सारी चीजें रटी हुई हैं, तो तुमसे आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि यार एनसीईआरटी में इतना ज्यादा मतलब टफ तरीके से समझा रखा है इस चैप्टर को, तो को लोगों को लगता है कि यार हम लोग इतना ज्यादा रट नहीं पाएंगे। बट टू बी ऑनेस्ट, जितनी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आज इस एक पन्ने में पूरी समराइज कर रखी है। और इसके बाहर पेपर नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि इसको ही मैं पढ़ के गया था और इससे ही मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, करे थे, और तुमसे भी हो जाएंगे। यकीन नहीं है तो तुम खुद भी कर सकते हो ट्राई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट एक वाली बात ये याद रखना, डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स के ऊपर कूदोगे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसे तुम्हें पहले समझना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें अच्छे से शॉर्ट नोट समझ में आएंगे, ठीक है। वीडियो शुरू करता हूं और उसके पहले जरूर कमेंट करके बताना कि तुम्हें मेरे शॉर्ट नोट्स कैसे लग रहे हैं, और अगर हेल्पफुल हो तो जरूर कमेंट करना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मतलब मुझे बेसिकली मोटिवेशन मिलता है जब कोई मुझे बोलता है कि आपके शॉर्ट नोट्स हमें हेल्प करें, ठीक है। और जरूर दोस्तों के साथ तो शेयर करना। क्यों? क्योंकि जेई का टाइम आ रहा है और मैं नहीं चाहता हूं तुम लोग अपना टाइम वेस्ट करो अपने शॉर्ट नोट्स बनाने में। इससे अच्छा तो ट्रायल वेरीफाइड टेस्टेड हैं उनको यूज करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? सो इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो शुरू करते हैं पर कुछ अपनी बेसिक टर्मिनोलॉजी से। उसको शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि अपन का ये पेज बेसिकली मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या? एक पहला यहाँ से ही है, दूसरा यहाँ से ही है, और तीसरा यहाँ से ही है। जल्दी से हो सकता है यार यहाँ से ये वीडियो शायद आधे घंटे तक खिंच जाए, बट काफी इंपॉर्टेंट है तो अपन इसको छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं ड्रग्स एंड मेडिसिन। ये होती क्या है? लिख रखा है मॉलिक्यूल्स यूज टू क्योर डिसीजेस। डेफिनेटली अब मेडिसिन की और भाषा की होती है यहाँ से, है ना। अब इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से, व्हेन केमिकल्स यूज्ड फॉर थेरापॉटिक इफेक्ट इट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। थेरापॉटिक इफेक्ट बेसिकली अपन बोल सकते हैं थोड़ा पेन किलिंग इफेक्ट, ठीक है। तो जब भी अगर अपन केमिकल्स उस चीज के लिए यूज करते हैं तो अपन उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी अपन का कैंसर में भी यूज होता है, जो तुम लोग को पता है, ठीक है। अगली अपन बात समझते हैं ड्रग एक्शन। ड्रग एक्शन का मतलब सीधी से समझ में आ रही है, एक्शन कॉज बाय ड्रग। आगे देखते हैं हिस्टामिन्स का रोल क्या होता है। हिस्टामिन्स का रोल होता है कॉजेज इन्फ्लामेशन टू बॉडी। बट यार भैया, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन का मतलब होता है यहाँ से सेल्फ क्यूरिंग या फिर प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, ठीक है। यहाँ से तो कॉजेज इन्फ्लामेशन, तो हिस्टामिन्स बेसिकली अपन को इन्फ्लेमेशन करवाते हैं, ये वाली बात है। एंटी हिस्टामिन्स इसका उल्टा, यहाँ से सीधी सी बात है, इनहिबिट करते हैं यहाँ से ऐसे केमिकल्स को जो अपन को सेल्फ क्योर ना करें, इनहिबिट करते हैं। एंटी हिस्टामिन्स इनहिबिट करते हैं। अगली वाली बात आती है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या है? हैव पेन किलिंग इफेक्ट। साफ समझ में आ रहा है, एनाल्जेसिक्स हैव पेन किलिंग इफेक्ट। डेफिनेटली ये जितने भी टर्म्स हैं अपन को याद होने चाहिए, क्योंकि मेंस में बहुत बार डायरेक्टली आ सकता है कि भैया पेन किलिंग इफेक्ट किसका होता है, एनाल्जेसिक्स का होता है, एंटीबायोटिक्स का होता है, एंटीसेप्टिक्स का होता है, किसका होता है, तो ये पता होना चाहिए। आगे ड्रग टारगेट्स या फिर टारगेट मॉलिक्यूल्स। अंग्रेजी में समझेंगे तो ऐसे ही समझ में आएगा कि ड्रग टारगेट्स क्या होते हैं, मतलब वो टारगेट जहां पे ड्रग को एक्शन करना है, या फिर और अगर टेक्निकल भाषा में समझे तो ये हो जाएगा बायोमोलिक्यूल्स इंटरेक्ट विथ पर्टिकुलर लिपिड्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा विच एक्ट एज अ टारगेट। साफ समझ में आ रहा है कि कुछ बायोमोलिक्यूल्स को कहीं पे जाके अपन को रिएक्शन कैरी आउट करवानी है, मतलब जहां पे उनको जाना है उसको अपन बोलते हैं टारगेट। तो साफ समझ में आ रहा है ड्रग टारगेट अपन के। आगे ड्रग्स हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फीचर्स मे हैव सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। ड्रग्स का डेफिनेटली होते क्या है? बेसिकली केमिकल्स मतलब कंपाउंड्स, अगर उनका सेम स्ट्रक्चर है तो उनका सेम मैकेनिज्म मतलब सेम रोल भी हो सकता है। ये वाली बात अपन को याद रखनी है, ओके। आगे अपन यहाँ पे कुछ देखते हैं एनाल्जेसिक्स क्या होता है। एनाल्जेसिक्स अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बट इसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? रिड्यूसेस सफरिंग फ्रॉम पेन विदाउट कॉजिंग इंपेयरमेंट ऑफ अनकॉन्शियसनेस और नर्वस सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये पेन तो किन करता है, बट ये अपन का विदाउट कॉजिंग इंपेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस या नर्वस सिस्टम। कभी कभार ऐसा होता है ना कि नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन अपन ने सुना होगा, है ना। तो अपन का एनाल्जेसिक्स ऐसा नहीं है, मतलब ये नर्वस सिस्टम पे इतना इफेक्ट नहीं करता है। एनाल्जेसिक्स के 2 टाइप होते हैं। पहला अपन का आता है यहाँ से मेरे पास नॉन नार्कोटिक, दूसरा आता है नार्कोटिक। वैसे तो नाम से समझ में आ रहा है कि नॉन नार्कोटिक होता है अपन के नॉन एडिक्टिव, इफेक्टिव इन रिलीविंग स्केलेटल पेन। स्केलेटल पेन मतलब जो अपन के जॉइंट्स के पेन होते हैं। एग्जाम्पल अपन को याद रखना है एस्पिरिन, पैरासिटामोल। क्यों? वापस यार एग्जाम्पल एग्जाम में आ ही सकता है, क्योंकि पैरासिटामोल बहुत फेमस है। मतलब पैरासिटामोल तो क्या, अपन को कभी भी कुछ भी होता है अपन बोल देते हैं पैरासिटामोल खा लो, ठीक है। तो अपन को पता होना चाहिए कि पैरासिटामोल किस में आता है। पहली बात, वो नॉन नार्कोटिक ड्रग में आता है और वो एनाल्जेसिक्स के अंदर आता है। अगली बात आती है अपन की नार्कोटिक। नार्कोटिक नाम से समझ में आ रहा है जो एडिक्टिव होते हैं, है ना। नार्कोटिक जो अपन के गंदे ड्रग्स होते हैं बेसिकली, जो अपन के एडिक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल मॉर्फिन हो गया, हीरोइन हो गया, कोकेन हो गया। अपन ने सुना है ना कि यार कोई भी अगर ड्रग्स लेना शुरू करता है तो फिर उसको आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो अपन का नार्कोटिक ड्रग के अंदर आता है, मतलब वो एडिक्टिव ड्रग के अंदर आता है। इसका अपन का बेसिकली अपन बोल सकते हैं ऐसे फॉर कार्डिक पेन। इसके ऊपर भी आ सकता है कि भैया कार्डिक पेन में अपन का कौन सा यूज होता है, तो अपन को ये वाली बात पता होनी चाहिए, नार्कोटिक ड्रग यूज होता है।
आगे अपन की बात आती है मेरे पास एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स अपन ने लिख रखा है यूज टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, मतलब बेसिकली ड्यूरिंग फीवर। अगर भैया अपन को टेम्परेचर डाउन करना है बॉडी का तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, फीवर। फीवर के वक्त अपन खाते हैं एंटीपायरेटिक्स, जिसका एग्जांपल है मेरे पास एस्पिरिन या पैरासीटामोल। अब बात समझ में आ रही है कि अपन को फीवर में पैरासीटामोल क्यों दिया जाता था, क्योंकि अपन को अपने बॉडी का टेम्परेचर कम करना है। बात समझ में आ रही है, सारी अपन की बताऊँ लाइफ से रिलेटेड है, और इसलिए ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट भी आ जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जेई वाले एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा पूछते हैं, और ये इससे ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड और क्या हो सकता है कि जो अपन की चीज़ें रियल लाइफ में काम आ रही हैं। आगे देखते हैं। एस्पिरिन शुड, ये बोर्ड्स में आ चुका है, ये मतलब 12th बोर्ड्स में असलियत में आ चुका है सीबीएसई में। क्या, एस्पिरिन शुड नॉट बी ईटन एम्प्टी स्टमक एज इट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड टू सैलिसिलिक एसिड विच कॉजेज ब्लीडिंग इन स्टमक। तुमने हमेशा सुना होगा कि यार अपने मम्मी पापा बोलते हैं कि यार खाली पेट दवाई मत खाओ। खाली पेट क्यों? खाली पेट अगर खाओगे ना तो वो जो दवाई है वो अपने पेट में जाके एसिड बनाएगी, जिसको मतलब बेसिकली हाइड्रोलाइज होकर सैलिसिलिक एसिड बनेगी। अब भैया अगर पेट की एसिडिटी को ज़्यादा ही बढ़ गई तो क्या वो अपन के पेट के लिए हार्मफुल नहीं होगी? मतलब जो अपन की इंटेस्टाइन्स और भी बहुत सारी जो नर्व्स हैं, क्या उसको डैमेज नहीं देगा? डेफिनेटली देगा, और अपन की फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो ये याद रखना, हमेशा खाली पेट अपन को दवाई नहीं खानी है। आगे, एस्पिरिन प्रिवेंट्स प्लेटलेट कोगुलेशन, एंटी ब्लड क्लॉटिंग, यूज्ड टू प्रिवेंट हार्ट अटैक। देखो पहली बात आती है कि प्लेटलेट कोगुलेशन। कोगुलेशन मतलब एक गट्ठा बनना। जैसे अपन का कुछ कभी कभार हो जाता है ना कि अपन बोलते हैं कि यार ब्लड जम जाता है, जैसे हार्ट अटैक बेसिकली क्या होता है, हार्ट अटैक में हो जाता है कि अपन का जो ब्लड का फ्लो है वो काफ़ी धीरे हो जाता है। धीरे क्यों हो जाता है? क्योंकि अपन का कहीं नर्व्स में, कार्डिक मसल्स में कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट हो जाता है। अब क्लॉट गट्ठा बन गया, तो अगर गट्ठा बन गया तो भैया ब्लड पास ही नहीं हो पा रहा है एक से दूसरी जगह। अगर एक जगह से दूसरी जगह पास नहीं हो पा रहा तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो अपना हार्ट है वो तो पंप कर रहा है, बट ये वाला जो है ये आगे ही नहीं भेज पा रहा है ना। या तुम ऐसे समझो, एक पाइप है पानी का, अगर मैंने उसको आगे से ऐसे बंद कर दी नली, तो प्रेशर बढ़ता है ना अपने हाथों पे, प्रेशर बढ़ता है यहाँ से। तो वही तो हार्ट अटैक में भी होता है। अगर यहाँ से क्लॉट हो गया, प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ से, ये उससे हार्ट अटैक आ गया। तो ये अपन का जो एस्पिरिन है वो इसको मददगार साबित होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एंटी क्लॉटिंग बोल सकते हैं, यहाँ से जो गट्ठा है उसको एंटी क्लॉट करता है, इसलिए यहाँ से एक बात आती है हार्ट अटैक्स के वक्त ये काम आता है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? आगे अपन बेसिकली देखते हैं यार यहाँ से कुछ एंटा एसिड्स के ऊपर। एंटा एसिड्स नाम से समझ में आ रहा है जो एसिडिटी को कम करें, या फिर कुछ बेसिक सब्सटेंसेस या केमिकल्स। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बेसिस यूज टू न्यूट्रलाइज HCl प्रोड्यूस इन स्टमक। ये सबको पता है कि जो अपन का स्टमक का पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, ज़्यादा एसिडिक ना हो जाए, इसलिए अपन को उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज भी करना पड़ता है। एग्जाम्पल सबसे बड़ा है अपन का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दूसरा अपन का एग्जाम्पल आ जाता है NaHCO3। बोर्ड्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि भैया NaHCO2 अपन का यूज क्यों नहीं करते हैं, और साथ ही NCERT में भी मेंशन है, मैंने लिख रखा है। इन एक्सेस कैन मेक स्टमक अल्कलीन ट्रिगरिंग मोर प्रोडक्शन ऑफ HCl, सो बेटर अल्टरनेटिव इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बात, और यहाँ पे लिख रखा है डू नॉट ऑल्टर द पीएच मच। मतलब अगर तुमने कुछ ज़्यादा बेसिक खा लिया तो अब पेट का अपन का वो क्या हो चुका है, मतलब पेट का नेचर कैसा हो चुका है, बेसिक हो चुका है। अगर बेसिक हो जाए तो क्या पेट अपन का ये ट्रिगर नहीं करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करो ताकि न्यूट्रलाइज कर पाए? अब भैया ज़्यादा से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करना भी तो एक हार्मफुल है ना अपन के लिए। ऐसा भी नहीं, ठीक है न्यूट्रलाइज करना है, बट ऐसा भी तो नहीं है ना कि ज़्यादा अपन इतना बेस खा लें कि एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे। इसलिए अपन का इसका बेटर ऑल्टरनेटिव होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। वही जो मैंने लिख रखा है डू नॉट ऑल्टर द पीएच मच, जो कि इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात आती है अपन की ट्रांकुलाइजर्स। ट्रांकुलाइजर्स भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है यहाँ से? यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनजाइटी, स्ट्रेस और मेंटल डिजीजेस। जो भी कोई डिप्रेशन में हो, किसी को एनजाइटीज इश्यूज हो, तब अपन बेसिकली ट्रांकुलाइजर्स दिए जाते हैं। एग्जाम्पल अपन का जो जेई में आ चुका है और एनसीईआरटी में है वो दिया हुआ है इक्विनिल। इक्विनिल का मैंने आंसर लिख रखा है कंट्रोल्स डिप्रेशन, हाइपरटेंशन। सब एक ही बात है, यहाँ से मेंटल डिजीजेस है। अगला आता है यहाँ से तीनों का कॉम्बिनेशन, सेकुनल, ल्यूमिनल और वेनोरल। इसका बेसिकली आता है स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वो बोल सकते हैं कि यार इनमें से ऑप्शंस में से कि यार स्लीप प्रोड्यूसिंग कौन सा होता है इनमें से केमिकल्स, तो अपन को यहाँ से आंसर देना है ल्यूमिनल, सेकुनल और वेरोनल। अब अपन की बात आती है यहाँ से एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक सबको पता है क्या होता है, मतलब बचपन से अपन डिटॉल का आंसर एग्जाम्पल पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या होता है देखते हैं। किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विदाउट अफेक्टिंग द लिविंग ह्यूमन टिश्यूज। विदाउट अफेक्टिंग ह्यूमन टिश्यूज, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला आ जाता है डिटॉल। इसके ऊपर अपन का जेईई मेंस में सवाल आ चुका है। क्या सवाल आया था कि भैया जो डिटॉल आप देखते हो या फिर आप यूज़ करते हो, उस डिटॉल के कंपोनेंट्स क्या हैं? उस डिटॉल के कंपोनेंट्स हैं क्लोरेक्सेनॉल पीडीएफ में साफ दिख जाएगा, प्लस टर्पेनॉल, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सिमिलरली आयोडोफॉर्म क्या होता है? आयोडोफॉर्म होता है CHI3, है ना, जो कि अपन वूंड्स पे लगाते हैं। आयोडोफॉर्म तुम लोग सुना हुई होगा। और जो आयोडोफॉर्म है वो तो अपन का ऑर्गेनिक के अंदर भी आ जाता है, तो बस वहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। अगली
बोरिक एसिड H3BO3, क्या लिखा हुआ है, इट्स एक्वस सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर एंटीसेप्टिक फॉर आईज, आईज के लिए यूज होता है। इसके ऊपर वापस से बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है कि भैया आंखों के लिए क्या यूज आता है, वो एसिड यूज नहीं करना है अपन को, ये इंपॉर्टेंट है एक्वस सोल्यूशन। डायरेक्ट ये मत लिख के आ जाना कि यार बोरिक एसिड, क्योंकि भैया एसिड को आंखों में डालोगे फिर तो आंख ही नहीं बचेगी, ठीक है। तो इसलिए अपन को एक्वस सोल्यूशन यूज करना रहता है। इसके ऊपर अपन का मेंस में सवाल आ चुका है, बिथियोनल एडेड टू सोप्स फॉर इम्पार्टिंग एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। बहुत सारे अपन के सोप ऐसे नहीं आते हैं जो अपन को बोलते हैं कि यार जर्म्स किल करेंगे, या जैसे डिटॉल विटॉल हो गया, तो उनमें ऐसा कौन सा केमिकल यूज होता है, वो अपन का होता है बिथियोनल, ठीक है, जो अपन का जेई मेंस में आ चुका है। ये वाली बात अपन को याद होनी चाहिए। अगली बात आती है डिसइंफेक्टेंट। इस टॉपिक पे भी मेंस के ऊपर सवाल आते रहते हैं, क्या आते हैं वो अपन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ से, किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट ऑल्सो अफेक्ट द लिविंग टिश्यूज। ये दोनों में फर्क आ जाता है। एंटीसेप्टिक्स मैंने लिखा है विदाउट अफेक्टिंग ह्यूमन लिविंग टिश्यूज, वहीं पे बट डिसइंफेक्टेंट क्या लिख रखा है, ऑल्सो अफेक्ट ह्यूमन लिविंग टिश्यूज। दोनों में फर्क पता होना चाहिए। बट दे आर यूज्ड फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक टाइल्स। अब देखो, अगर वो ह्यूमन टिश्यूज को भी मतलब हार्म कर रहे हैं तो अपन इसको इनएनिमेट, इनएनिमेट का मतलब जो नॉन लिविंग है, फॉर एग्जांपल टाइल्स, टाइल्स पे जैसे अपन बहुत सारे सोल्यूशन नहीं डालते साफ करने के लिए, है ना, तुम लोग ने क्या मतलब फिनाइल हो गया फॉर एग्जांपल, तो ये सब अपन डिसइंफेक्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि फिनाइल को अपन क्या अपने बॉडी पे थोड़ी ना यूज करेंगे, जैसे टाइल्स पे अपन यूज कर सकते हैं इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो वही वाली बात है यहाँ से। इसके ऊपर अपन का मीन्स में सवाल आ चुका है, क्या आया था, सब सब्सटेंसेस कैन एक्ट एज एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर कंसंट्रेशन। मतलब एक ही कोई सब्सटेंस है, वो या तो एंटीसेप्टिक हो सकता है या तो डिसइंफेक्टेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन। कैसे, ये अपन का आ जाता है फिनॉल। फिनॉल इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। अगर तुम इसका 0.2% सोल्यूशन लोगे तो वो एंटीसेप्टिक है, बट वहीं पे तुम अगर 1% सोल्यूशन लोगे तो डिसइंफेक्टेंट है। मीन्स में सवाल ये आया था कि तुम फिनॉल का ऐसा कंसंट्रेशन बताओ कि वो अपन का एंटीसेप्टिक हो, तो अपन को पता होना चाहिए यहाँ से 0.2% आंसर आता है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है भैया, अगला अपन यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। अगली अपन की बात आती है यहाँ से एंटी हिस्टामिन्स। अपन ने पढ़ रखा है कि हिस्टामिन्स का मतलब क्या होता है, एंटी हिस्टामिन्स उसका उल्टा क्या, प्रिवेंट्स इंटरेक्शन ऑफ हिस्टामिन्स विद रिसेप्टर्स, एग्जांपल सिमिटिडीन, रैनिटिडीन। एग्जांपल्स अपन को याद रखने हैं। यूज टू कंट्रोल एसिडिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कफ सिरप कंटेन्स एंटी हिस्टामिन्स। इसके ऊपर वापस से जेई में सवाल आ सकता है कि भैया कफ सिरप में कौन सा अपन का सब्सटेंस यूज होता है, तो अपन को पता होना चाहिए एंटी हिस्टामिन्स, ठीक है। अगली अपन की बात आती है यहाँ से मेरे पास एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स सबको पता है, बट इसको अपन थोड़ा इलेबोरेटेड वे में पढ़ लेते हैं। क्या है, प्रोड्यूस टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो अपन की हुई थी वो अपन की हुई थी पेनिसिलिन। कहाँ गया अपन का पेज, गायब हो गया, नहीं गायब नहीं हुआ, ये रहा। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो अपन की हुई थी वो अपन की हुई थी बेसिकली पेनिसिलिन, जो अपन को याद रखना है। एंटीबायोटिक वापस से दो टाइप के आ जाते हैं, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब क्या होता है, बैक्टीरियोसाइडल बेसिकली होता है कंप्लीटली किल्स बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन एंड ओफ्लॉक्सासिन। वहीं पे बैक्टीरियोस्टैटिक का होता है डू नॉट किल्स जस्ट हैव इनहिबिटरी इफेक्ट। का मतलब बैक्टीरियोसाइडल सीधा मार देता है, वहीं पे बैक्टीरियोस्टैटिक मारता नहीं है बट इनहिबिट करता है उनके इफेक्ट को, बस इनहिबिट करता है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? यहाँ से अपन को इसके एग्जांपल याद होने चाहिए। जैसे आ सकता है एग्जांपल कि भैया ओफ्लॉक्सासिन किस में आता है, बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, नन ऑफ दीज। अपन को पता होना चाहिए वो आता है अपन का बैक्टीरियोसाइडल में। वापस से यहाँ से दो कैटेगरीज में ये लोग बढ़ते हैं, कौन, एंटीबायोटिक्स। क्या, एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम नाम से समझ में आ रहा है जो कि काफ़ी अलग अलग डिजीजेस के लिए भी यूज़ कर सके। अगर इसको पढ़े तो आता है विच कैन बी यूज फॉर मोर देन वन डिजीज, एग्जाम्पल क्लोरेमफेनिकॉल। वहीं पे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स नाम से समझ में आ रहा है जो कि केवल नैरो मतलब केवल एक या दो डिजीज के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इफेक्टिव अगेंस्ट सिंगल ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी, ये जी भी है ना, यहाँ पे पेनिसिलिन था, यहाँ पे पेनिसिलिन जी है, दोनों में फर्क है, तो दोनों अपन को पता होना चाहिए। आगे है एंटी फर्टिलिटी ड्रग आर यूज टू कंट्रोल पॉपुलेशन। डेफिनेटली यार एंटी फर्टिलिटी नाम से समझ में आ रहा है कि अपन को एग्स को फर्टाइल नहीं होने देना है, तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग। इसका एग्जांपल आता है अपन का नॉनथ्रिंड्रोन। इसका अपन को जेई में बोर्ड्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं काफी बार। एक मार्क के अपन के पहले तो आते थे, मुझे आपका आइडिया नहीं है इतना पैटर्न, एक मार्क के पहले तो आते थे कि भैया यहाँ से नॉनथ्रिंड्रोन जिसमें अपन का एक एग्जाम्पल होता है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? आगे अपन देखते हैं केमिकल्स इन फूड, ये भी एक टॉपिक है। क्या टॉपिक आता है इसमें अपन का, बेसिकली आ जाता है यहाँ से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और नेचुरल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं बेसिकली लो कैलोरी इंटेक, नेचुरल स्वीटनर्स है हाई कैलोरी। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि वो मिठास तो उतना ही देंगे बट कैलोरी उतनी नहीं होगी। जैसे तुमने देखा होगा एड्स में शुगर फ्री जो अपन की डब्बी आती है, वो मिठास तो उतना ही देता है बट उसमें कैलोरी नहीं होती है। तो यार लोग ज़्यादा कैलोरी क्यों कंज्यूम करेंगे? डेफिनेटली कम कैलोरी कंज्यूम करेंगे,
तो ये अपन का एक फायदेमंद बात आ जाती है। इसके अब अपन आर्टिफिशियल स्वीटनेस की बात करें तो सबसे पहला अपन का आ जाता है सैचरिन। सैचरिन है 500 टाइम्स मोर स्वीट एज केन शुगर, ग्रेट ग्रेट वैल्यू टू डायबिटिक पर्सन, मतलब बेसिकली डायबिटिक पर्सन को ये सजेस्ट किया जाता है। वापस यार यहाँ से अपन का ये बोर्ड में सवाल आ चुका है कि भैया डायबिटिक पर्सन को क्या यूज़ किया जाता है, मतलब क्या दिया जाता है, सैचरिन। अगला आ जाता है मेरे पास एस्पार्टिम, लिमिटेड टू कोल्ड फूड आइटम्स सच एज आइसक्रीम, अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर। इंग्लिश से समझ में आता है, हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल है, इसलिए अपन इनको केवल कोल्ड में यूज़ करते हैं। इसका अच्छा वर्जन होता है एलिटेम, क्या दिया हुआ है, मोर स्टेबल देन एस्पार्टिम। वापस से यहाँ पे अपन का बोर्ड में सवाल आ चुका है कि भैया एस्पार्टिम मैं जैसे यूज़ नहीं कर सकता हूँ हाई टेम्परेचर्स पे, तो इसका बेटर ऑल्टरनेटिव क्या है, बेटर ऑल्टरनेटिव है मेरे पास यहाँ से एलिटेम। ओके, अगली बात आती है यहाँ से सुक्रेलोज। सुक्रेलोज होता है ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज, डज नॉट प्रोवाइड कैलोरी, और ये अच्छी बात हो गई। आगे फूड प्रिजर्वेटिव, प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ फूड, एग्जाम्पल शुगर, टेबल सॉल्ट, ऑयल। फूड प्रिजर्वेटिव सबको पता है, कुछ भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम ये समझ लो जैसे अचार होता है, अचार में अपन को, या फिर पिकल फॉर मॉडर्न लोग, अगर जो अचार होता है उसमें इतना तेल क्यों डालते हैं, तेल इसलिए डालते हैं, तुम लोग ने पढ़ रखा होगा, ताकि हवा से उसका कॉन्टैक्ट तोड़ सकें, क्योंकि अगर हवा से रहेगा तो यार रिएक्शन हो सकती है, खराब हो जाएगा, तो अपन कॉन्टैक्ट तोड़ सके इसलिए बहुत सारा तेल डालते हैं। सिमिलरली जो फिशेज होती हैं, फिशेज को तुम जब भी अगर खरीदने जाओ, वैसे तो अब कहाँ ही जाओगे तुम बाहर, बट तुम लोग ने टीवी में भी देखो उसके ऊपर पूरा नमक से वो लोग लिपटे हुए रहते हैं। नमक से फिशेज क्यों लिपटी हुई रहती है, ताकि वो खराब ना हो। तो ये बेसिकली आ जाते हैं फूड प्रिजर्वेटिव। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? तो ये अपन के कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगली अपन की बात आती है यहाँ से एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या ही है, प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड फ्रॉम ऑक्सीजन, ये अपन की जो बात आ गई। एग्जाम्पल अपन को याद रखना है दो, जो कि है BHA और BHT। BHA का फुल फॉर्म ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, वहीं पे BHT का आ जाता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। टोलुइन इंपॉर्टेंट है। आगे सोप्स यार मैंने बेसिकली कवर करा था, ये शायद हाइड्रोजन में या फिर एस ब्लॉक में, आई गेस हाइड्रोजन में कवर करा था, तो वो वाला भी तुम लोग देख लेना वीडियो, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि चाहे तुम 11th के हो चाहे तुम 12th के हो, जेई में सब कुछ आता है, ठीक है। तो सोप्स वाला टॉपिक मैंने वहाँ पे ज्यादा अच्छे से कवर किया था, वहाँ पे मैंने हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर दोनों की रिमूव कैसे करते हैं वो सब भी मैंने कवर करी है, तो उसकी वीडियो तुम्हें मिल जाएगी। देखते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, पता ही है। सोप इज प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम सोल्यूशन बाय एडिंग NaCl, इसके ऊपर अपन का जेई में सवाल आ चुका है, सोप्स को प्रेसिपिटेट कैसे करवाते हैं, बाय एडिंग सोल्यूशन ऑफ NaCl। सोप्स डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, सबको पता है, यहाँ से अपन का वो नहीं आता, इसलिए मैंने बोल रखा है सोप्स मैंने वहाँ पे डिस्कस कर रखा है। बात आती है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, सेम फंक्शन एज सोप बट कैन ऑल्सो डू वर्क इन हार्ड वाटर, मतलब सिंथेटिक डिटर्जेंट्स सोप की तरह ही होते हैं, मतलब वो कपड़े साफ करते हैं, बट फायदा यहाँ से इनका ये है कि ये लोग हार्ड वाटर में भी सोप, मतलब अपन का लैथर या फिर फोम बना सकते हैं, हार्ड वाटर में भी बना सकते हैं, वहीं पे सोप नहीं बना सकते हैं। अगर अपन ऐसी बात करें तो यार डिटर्जेंट्स के 3 टाइप आते हैं, जिसके ऊपर अपन का क्या बोले बहुत सवाल आते हैं अपन के बोर्ड्स में, है ना। तो क्या 3 टाइप के आते हैं। सबसे पहली बात आती है अपन की एनायनिक डिटर्जेंट्स। एनायनिक डिटर्जेंट्स होते हैं बायोडिग्रेडेबल, जो कि है कंटेन्स लार्जर पार्ट एज एनायन, एग्जाम्पल टूथपेस्ट। लार्जर पार्ट एज एनायन डेफिनेटली देखो, कोई भी अगर मॉलिक्यूल है या फिर वो है, उसमें कुछ पार्ट एनायन होगा, कुछ पार्ट कैटायन होगा। अब अगर लार्जर पार्ट एनायन है तो अपन का बात आ जाएगा एनायनिक एजेंट्स, एनायनिक डिटर्जेंट्स, जिसमें से सबसे अच्छा यूज या फिर एग्जांपल आता है टूथपेस्ट। वापस से जेई में सवाल आ सकता है। सिमिलरली कैटायनिक डिटर्जेंट्स क्या लिखा हुआ है, वही क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ लार्जर पार्ट ऑफ कैटायन, एग्जांपल है नॉन बायोडिग्रेडेबल, पता ही है, हैव जर्मेसाइडल प्रॉपर्टीज, जर्मेसाइडल प्रॉपर्टीज, जर्म्स को किल करने वाली प्रॉपर्टीज। वहीं पे नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स, साफ समझ में आ रहा है कि ना ही कैटायनिक बड़ा होगा ना ही एनायनिक बड़ा होगा, दोनों लगभग सिमिलर साइज के होंगे। डू नॉट कंटेन्स आयन एज अ कंस्टिट्यूएंट। यूजेस क्या जाता है, यूज इन डिश वॉशिंग, ग्रीस ऑयल, डिश वॉशिंग और ग्रीस ऑयल में अपन का काम आता है। अब अपन थोड़ा लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, लास्ट टॉपिक तो नहीं, मतलब अपन थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर बढ़ रहे हैं, और वो यहाँ से शुरू होता है ड्रग एक्शन से। ड्रग एक्शन साफ समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है क्या, एक्शन बाय ड्रग, एक्शन कॉज बाय ड्रग। क्या है, क्या लिखा हुआ मैंने, सबसे पहले अपन कुछ देखते हैं क्या यहाँ से रिसेप्टर्स का मतलब क्या होता है। रिसेप्टर्स मतलब क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम इन बॉडी। रिसेप्टर ये अपन ने बायोलॉजी में पढ़ी रखा है, मतलब 9th-10th में। यहाँ से रिसेप्टर मतलब उंगलियों में रिसेप्टर होते हैं ना, कि जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम बैठाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल चाय की केतली है, अब भैया चाय की केतली को मैं छूंगा तो वो गर्म है, ये मेरे दिमाग को कौन भेजेगा, ये मेरे दिमाग को रिसेप्टर्स भेजेंगे, मतलब यहाँ पे जो रिसेप्टर होंगे वो कम्युनिकेट करके सिग्नल भेजेंगे, तो उनको अपन बेसिकली बोलते हैं रिसेप्टर, जो कि काम आते हैं कम्युनिकेशन के लिए। क्या लिख रखा है मैंने यहाँ से, मेरे पास यहाँ से, हाँ है इन बॉडी। अगली बात लिख रखी है एंजाइम्स आर प्रोटीन्स विच एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट।
बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी को स्लो करने या फिर स्पीड अप करने के लिए, क्योंकि कैटलिस्ट का मतलब केवल स्पीड अप करना नहीं होता है, स्लो करना भी हो सकता है या फिर स्पीड करना भी हो सकता है। कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स क्या होता है देखते हैं। प्रोवाइड एक्टिव साइट टू होल्ड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स फॉर केमिकल रिएक्शन, मतलब अभी अपन पढ़ रहे हैं केवल स्पीड अप करने वाला कैटालिटिक एक्शन बाय एंजाइम्स। एंजाइम्स का क्या क्या काम होता है देखो। कैटालिटिक प्रॉपर्टी में उनका सबसे पहला काम होता है, वो लोग एक बेस क्रिएट करवाते हैं, मतलब एक्टिव साइट देते हैं। एक्टिव साइट मतलब एक एक्टिव साइट दे देंगे वो लोग यहाँ से, तो क्या बोलेंगे, भैया सबस्ट्रेट आ जाओ और भैया मॉलिक्यूल आ जाओ, सबस्ट्रेट आ जाओ, मॉलिक्यूल आ जाओ और तुम लोग एक्शन कर लो। एक्शन मतलब अपन का बेसिकली केमिकल रिएक्शन कैरी आउट कर लो। तो वो बेसिकली एक एक्टिव साइट प्रोवाइड करते हैं कि आप सब लोग आ जाओ यहाँ पे और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन करो फर्दर। अगली बात आ जाती है मेरे पास, एंजाइम ऑल्सो प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप्स दैट विल अट्रैक्ट सबस्ट्रेट टू कैरी आउट रिएक्शन, मतलब एंजाइम खुद से ही फंक्शनल ग्रुप्स प्रोवाइड कर देते हैं, किसको, सबस्ट्रेट्स को, ताकि ये दोनों मिलके रिएक्शन को कैरी आउट कर सके। अच्छी बात है। आगे बात आती है यहाँ से ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। इसके ऊपर बोर्ड्स में खासकर बहुत अच्छे से सवाल आता है, ये मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि क्या होता है। ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन दो टाइप का होता है, ठीक है। ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन के अंदर दो टाइप अपन क्या आते हैं, एक होता है अपन का इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स अपन को साफ पता है इनहिबिट करना एक्शन से, तो वही वाली बात है कि ब्लॉक द एक्टिव साइट फॉर एंजाइम टू प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, कि भैया सबस्ट्रेट रिएक्ट ना करे इसलिए तो इनहिबिटर्स यूज करते हैं। इनहिबिटर्स का नाम क्या है, इनहिबिट करना किसी एक्शन को। तो ये लोग बेसिकली एक्टिव साइट को ही रोक देंगे ताकि एंजाइम्स और सबस्ट्रेट में अपन का रिएक्शन ही ना कैरी आउट हो पाए। बट इसमें वापस से वाली बात आती है कि इनहिबिटर्स भी दो टाइप के होते हैं। कौन से, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एक होता है एलोस्टेरिक साइट क्रिएटर। एलोस्टेरिक साइट क्रिएटर दोनों क्या होते हैं, दोनों मैं तुम्हें समझाता हूँ। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में तुम्हें मैं सबसे आसान भाषा में समझाता हूँ, साथ में फिगर भी बना हुआ है। देखो फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारे पास दिया हुआ है कुछ एंजाइम का कुछ फिगर है, अच्छी बात है। अब तुम्हें यहाँ पे ये दिख रही है, इसको तुम समझ लो एक्टिव साइट, ठीक है। सबस्ट्रेट है जिसको इसके साथ रिएक्ट करना है। वहीं पे जो मेरे पास ड्रग है जो अपन जो बेसिकली इनहिबिटर की तरह एक्ट करेगा, वो क्या करेगा, ड्रग बेसिकली यहाँ पे आके खुद चला जाएगा, मतलब खुद घुस जाएगा यहाँ पे आके घुस गया। तो बेसिकली उसने क्या करा, ब्लॉक कर दिया एक्टिव साइट फॉर एंजाइम्स। मैंने ये लिखा है, ड्रग्स ब्लॉक एक्टिव साइट फॉर एंजाइम्स। इनहिबिटर का काम क्या होता है, इनहिबिट करना, मतलब ये लोग रिएक्शन कैरी आउट ना करें। बस ड्रग आ गया यहाँ पे कूद गया, तो बेसिकली सबस्ट्रेट ऐसे ही खाली बचा रहा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है, ड्रग कंपीट विद नेचुरल सबस्ट्रेट, इसके साथ कंपीट करता है फॉर द अटैचमेंट एंड फाइंड ऑन द एक्टिव साइट ऑन द सबस्ट्रेट, ठीक है। वहीं पे एलोस्टेरिक साइट क्रिएटर क्या होता है, एलोस्टेरिक साइट क्रिएटर वापस अपन कहानी समझते हैं। ये एंजाइम है, ये एक्टिव साइट है, ठीक है भैया। इनहिबिटर क्या करेगा, इनहिबिटर यहाँ पे इस पे नहीं जाएगा, पिछली बार ये में इनहिबिटर यहाँ पे चला गया, अब यहाँ पे नहीं जाएगा। इनहिबिटर अब बेसिकली कहीं पीछे चला जाएगा। अब देखो ये पीछे चला गया तो इसने कुछ साइज चेंज किया, अगर इसने यहाँ का साइज चेंज किया तो डेफिनेटली यहाँ का भी तो कुछ साइज चेंज हो जाएगा ना। तुम इसको ऐसे समझ लो कि अगर कुछ अपन का बीन बैग है, अगर मैं एक तरफ से मुक्का मारूंगा तो दूसरे तरफ से साइड मतलब कुछ उसका चेंज हो जाएगा अपन का कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली यहाँ पे वो बताओ पीछे आके यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लेता है। अब भैया अगर यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया तो तुम्हें क्या लगता है, ये वाला जो सबस्ट्रेट है वो क्या ऐसी जगह पे आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। कोई भी जगह पे थोड़ी ना जा सकता है सबस्ट्रेट। इसलिए जो सबस्ट्रेट्स होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक लोकेशन के लिए बने होते हैं। अगर तो अब ये जो साइट होती है, जो मैंने बोल रखा था, ये कहीं पे भी दूसरी साइड पे जाके चिपक जाएगा। जो दूसरी साइट होती है इसको बोलते हैं अपन एलोस्टेरिक साइट, इसलिए मैंने इसका नाम दे रखा है एलोस्टेरिक साइट क्रिएटर। मतलब ये अलग से जाके एक एलोस्टेरिक साइट पे जाता है, कनेक्ट हो जाता है, जो पूरे एंजाइम का दूसरा वाला शेप है वो चेंज हो जाता है और इसलिए अपन का जो ड्रग है वो इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। वही मैंने लिख रखा है, ड्रग्स डू नॉट बाइंड विद द एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं हुआ है। इंस्टीड ईदर they bind at another site called allosteric site which directly changes the size of the substrate and hence unable for drug to link up। नाम से समझ में आ रहा है। अगली बात अपन की जो दो आखिरी चीज आती हैं वो अपन की होती है, एक तो होती है अपन की एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या है, ड्रग्स और केमिकल्स दैट बाइंड रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचर व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेजेस रिक्वायर्ड। इसको अपन आसान भाषा में समझते हैं कि एंटागोनिस्ट बेसिकली रिसेप्टर्स को इनहिबिट करता है। सबसे अच्छा यूज क्या है, सबसे अच्छा यूज ये है, फॉर एग्जाम्पल चाय की केतली है, ये चाय की केतली कुछ ऐसे रखी हुई है ना, मैंने इसको छू रखा है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो क्या मैं अपना हाथ यहाँ पे लगाए रखूंगा, नहीं ना। अपन जैसे ही छूते अपन ऐसे हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं, अपन को जो इनहिबिटर्स है उसने सिग्नल भेजा यहाँ से कि आप जो कर रहे हो ना, अब वो इनहिबिट कर रहे हैं कि नहीं आप हटाओ, ये सिग्नल भेज रहे हैं। अब तुम्हें समझ में है कि जो इनहिबिटर्स हैं
उनका भी रोल आता है, उनका भी फायदेमंद रोल है। क्यों? क्योंकि अगर इनहिबिटर्स नहीं होते तो अपन का दिमाग क्या रहता, भाई हाथ रखे रहो, हाथ रखे रहो, जल रहा है, अपन को गरम लगेगा, अपन को दर्द भी होगा, बट सिग्नल जा ही नहीं पाएगा कि अपन को हाथ हटाना है। तो जैसे ही अपन ने एक सिग्नल गया ऐसा, तो जैसे ही अपन को समझ में आया ये गर्म है, इनहिबिटर्स ने एकदम से हटा दिया कि नहीं भैया इसको अपन को छूना नहीं है, इनहिबिट कर दिया। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? अगली बात आती है अपन की एगोनिस्ट। एगोनिस्ट बेसिकली होते हैं बाइंड द ड्रग्स एंड रिसेप्टर साइट टू सेंड द मैसेजेस। डेफिनेटली यार यहाँ से एंटागोनिस्ट के अपोजिट हो जाते हैं एगोनिस्ट। वही जैसे एंटागोनिस्ट इनहिबिट करते हैं, एगोनिस्ट अपन के प्रमोट करता है कि हाँ भैया आप रिसेप्टर वाले भैया उससे कनेक्ट हो ताकि कम्युनिकेशन अच्छी चल सके। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यार अपन का चैप्टर यहीं पे ओवर होता है। आई गेस तुम्हें काफी इंटरेस्टिंग लगा हो ये चैप्टर, क्योंकि अपन का इसको नेचुरल लाइफ से जो अपन मतलब रोजमर्रा जिंदगी जीते हैं उससे काफ़ी मिलता जुलता है, तो काफ़ी अच्छा है टॉपिक। और तुम्हें पता है कि यार इसके बाहर पेपर नहीं बनने वाला है, मैं गारंटी दे रहा हूँ पूरे वीडियो में, इसके बाहर पेपर नहीं बनने वाला है। इन्हीं नोट्स के अंदर पेपर आएगा, आराम से याद कर सकते हो तुम, है ना। कितना शायद आधे घंटे की वीडियो होगी, मुझे याद नहीं, अभी तो देखना पड़ेगा। आधे घंटे की वीडियो इसको याद करने के लिए तुम फॉर एग्जाम्पल एक घंटा और मान लो, चलो 2 घंटे मान लो, तो 2-2.5 घंटे में अगर तुम्हें 4 नंबर का क्वेश्चन मिल रहा है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, तो इन नोट्स को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो यार डेफिनेटली लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना तुम्हें कैसी लगी वीडियो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।